हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कबीर सर और हम और आप हिंदी और इंग्लिश में मीडियम में देख रहे हैं जीएस सो इजी। तो आइए शुरू करते हैं। यह सभी का स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वनक्कम, केम छो। और इस जीएस सो इजी की सीरीज में अभी हम लोग पार्ट ए ज्योग्राफी देख रहे हैं और इस ज्योग्राफी में हम लोग इस क्लास में भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की है, क्रैश कोर्स की। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्लासेस हिमालय और गंगा का मैदान समाप्त कर लिया है। अगर आपसे मिस हो गया उसे जरूर देखें। और आज तीसरा पार्ट प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग 2 क्लास में करेंगे और ये पहला टॉपिक है और इसके बाद वाले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले देश का संदेश, हम सबका संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिटिया को बचाना है, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकना है, बंद करना है और बेटी को भी बेटे के साथ खूब पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। चलिए तो शुरू करते हैं जीएस सो इजी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग की एमसीक्यू क्लास ज्योग्राफी की लाइव चल रही है। ये मंडे टू सैटरडे चलती है और ये लाइव चलती है रात में 10 बजे। आज भी 10 बजे रात में 16 अगस्त को यह क्लास चलेगी और आज का टॉपिक है पर्वत यानी कि माउंटेन्स। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग लगभग 12 क्लास कर चुके हैं। अगर आप मिस किए हैं तो इसको भी मेरे चैनल जीएस सो इजी के लाइव सेक्शन में जाके, लाइव सेक्शन में ये क्लासेस मिलेंगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डेड हुई है। चलिए तो आज शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और अभी हम इसके पहले पार्ट को देखते हैं। प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, शुरुआत यहीं से करते हैं। कोई भी ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से सागर से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इंग्लिश में इसी को पेनिनसुला कहते हैं। और जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जो दक्षिण भारत है, ये 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो इसलिए भारत के दक्षिणी हिस्से को, दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। लेकिन इस प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र तट से थोड़ी सी दूरी से एक बहुत बड़े पठार का जन्म होता है। संपूर्ण दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत है, लेकिन बीच का हिस्सा किनारों से अगर छोड़ दे तो ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और हमें इसी का अध्ययन करना है, प्रायद्वीपीय पठार का। एग्जाम के 2 शुरुआती क्वेश्चंस हैं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने 2 क्लास पूर्व भारत का भूगोल शुरू किया था तो वहां मैंने बताया था कि भारत में 5 भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहला मैंने बताया था, पहला हिमालय है। इसको हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया। इसी के बीच में, फिर इसी के नीचे गंगा का मैदान है, यह भी हम लोग ने पढ़ लिया। फिर यह तीसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार है और इसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग तटीय प्रदेश को देखेंगे, कोस्टल रीजन को देखेंगे और लास्ट में 5वें नंबर पर हम लोग द्वीप समूह देखेंगे, आइलैंड्स देखेंगे। तो ये 5 भौतिक प्रदेशों में पहला प्रश्न यही है कि सबसे बड़ा कौन है। तो जैसा कि मैप में ही क्लियरली दिख रहा है कि यह प्रायद्वीपीय पठार संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा भूखंड है। यह लार्जेस्ट जियोलॉजिकल डिवीजन है, लेकिन इसके साथ साथ
यहां दूसरा क्वेश्चन भी है कि यह भारत का प्राचीनतम भूखंड भी है। अगर आपने 2 दिन पहले एमसीक्यू क्लास रात में 10 बजे वाली मेरी की होगी तो वहां मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक में पढ़ाया था कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और ये कौन भारत था? यही दक्षिण भारत, यही प्रायद्वीपीय पठार। तो पूरे भारत में ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे प्राचीनतम भी है और सबसे बड़ा भूखंड भी है। ये बहुत बड़ा भूखंड है, काफी बड़ा है, और इसीलिए हम इसको कई छोटे छोटे पठारों में और पहाड़ियों में विभाजित कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जो खंड है वो अरावली है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अरावली को देखा जाए तो अरावली गुजरात और राजस्थान बॉर्डर से लेके दिल्ली तक एक बहुत ही लंबी 670 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ये 670 किलोमीटर, हां कहीं कहीं ये 692 भी लिखा हुआ है, तो मैं उसको बता भी दूंगा कि क्यों लिखा है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। लेकिन जब हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में हम कहते हैं कि कोई पर्वत नहीं है, लेकिन है। अगर आप साउथ दिल्ली में जाएंगे, कुतुब मीनार के पास जाएंगे, या दिल्ली से मेट्रो से आप गुड़गांव की तरफ जाइए, या राष्ट्रपति भवन के पीछे एक पहाड़ी है जिसे रायसीना हिल्स कहते हैं, तो इन सब जगहों पर आपको पहाड़ियां दिखेंगी। ये पहाड़ी माउंट एवरेस्ट की तरह ऊंची नहीं है, लेकिन हां फिर भी ये पहाड़ी है। और ये कौन पहाड़ी है? यही अरावली है। तो ये अरावली हम लोगों ने देखा कि गुजरात राजस्थान बॉर्डर से लेके दिल्ली तक है। और ये पूरे विश्व में, ये भारत की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व में जो 2 सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है उसमें से एक ये भी है। दूसरी कौन है? आज रात में 10 बजे देखेंगे, 16 अगस्त को, क्योंकि आज का टॉपिक ही क्या है मैंने बताया, आज का टॉपिक है पर्वत। तो इसमें पर्वत से सभी प्रश्न करेंगे। तो यह प्राचीनतम है पूरे विश्व में, लेकिन इसका क्षय हो गया है। यह इतनी पुरानी हो गई है, जब इंसान पुराना हो जाता है तो आपने देखा है वो कमजोर हो जाता है। इसी तरह पर्वत के साथ है, जब पर्वत बहुत पुराने हो जाते हैं तो इनका डिग्रेडेशन हो जाता है, इनका क्षय हो जाता है। लेकिन फिर भी इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई देख रहे हैं केवल 1722 मीटर है। लेकिन अगर आप राजस्थान पीसीएस देंगे, जो कि होने वाला है 1 अक्टूबर से, तो यहां पर एक प्रश्न राजस्थान पीसीएस का यहां पर आता है कि ये जो गुरु शिखर है, 2 प्रश्न है, इसका उच्चतम जो बिंदु गुरु शिखर है ये किस जिले में है? तो याद रखना है ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। और दूसरा, यहां पर कौन सा फेमस हिल स्टेशन है? तो यहां पर इसी गुरु शिखर के पास राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। इसी अरावली से जब हम पूरब में आएंगे तो यहां पर हमें क्या दिखेगा? हमें यहां मालवा पठार दिखेगा। यह मालवा पठार है। एग्जाम के 4 प्रश्न इस मालवा से हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। और यहीं पर दूसरा डिटेल क्वेश्चन पूछेगा कि लावा भी 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक और बसाल्टिक। तो ये बसाल्टिक लावा है। और अगर 2-3 दिन पहले आपने एमसीक्यू क्लास किया होगा ज्वालामुखी वाला, तो मैंने उसमें बताया था कि बसाल्टिक लावा कैसा होता है? पतला होता है, और जब पतला होता है तो काफी दूर तक फैल जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस ज्वालामुखी लावा से यहां पर काली मिट्टी का जन्म हुआ है, काली मिट्टी की उत्पत्ति हुई है, ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड हुई है। और फिर तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है
कि इस काली मिट्टी पर कपास की खेती होती है। आगे बढ़े, अगर मालवा पठार से भी अगर हम पूरब में आते हैं तो यहां पर एक और इरोडेड लैंडफॉर्म देखने को मिलता है और इसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन हां यह जानकारी रखना है कि बुंदेलखंड जो है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। यह भी काफी पुराना है और इसीलिए इसका भी काफी क्षय हो गया है और इसकी औसत ऊंचाई केवल 250 से 300 मीटर रह गई है। अगर यूपी पीसीएस देखें तो एग्जाम में यह भी पूछा है यूपी पीसीएस से कि उत्तर प्रदेश का सबसे शुष्क प्रदेश, सबसे सूखा प्रदेश कौन है, सबसे कम बारिश। तो अगर जिला पूछता है तब तो आंसर मथुरा है, लेकिन अगर क्षेत्र पूछता है तब आंसर बुंदेलखंड हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा आगे मानसून में हम लोग देखेंगे, क्योंकि मानसून इसके समानांतर गुजरता है, जिस कारण से राजस्थान में बारिश नहीं होती है क्योंकि मानसून अरावली के समानांतर गुजरता है। तो उसी तरह यहां भी मानसून समानांतर गुजरता है और मानसून जब तक किसी अच्छे पर्वत से टकराएगा नहीं, बारिश नहीं होगी। बुंदेलखंड के नीचे अगर देखें तो एक लंबी पर्वत श्रृंखला दिखेगी जो कि गुजरात से लेके एमपी से लेके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले और बिहार के कैमूर और रोहतास जिले तक विस्तृत है। यह है विंध्य पर्वत। एग्जाम के लिए 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह विंध्य पर्वत है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसके नीचे से एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो यहां एग्जाम का एक बढ़िया क्वेश्चन है कि विंध्य पर्वत किस नदी के उत्तर में बहती है, तो यह नर्मदा नदी है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विंध्य पर्वत जो है, इसको अभी हम लोग पर्वत चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे, जब खनिज में पढ़ाऊंगा इसी थ्योरी में। भारत में खनिज तो वहीं भारत में शैल तंत्र भी पढ़ाऊंगा और वहां हम लोग देखेंगे कि विंध्य तंत्र अपने आप में एक अलग शैल तंत्र है और यहां पर चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन और बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और आगे हम लोग फिर उद्योग चैप्टर में देखेंगे कि इसी चूना पत्थर से सीमेंट बनती है, तो इसीलिए विंध्य प्रदेश में सीमेंट की कई यूनिट्स आपको मिलेगी, गुजरात से लेके एमपी से लेके और यहां तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कैमूर और रोहतास में भी चले जाइए, आपको सीमेंट की खूब यूनिट्स मिलेंगी। और क्यों मिलेंगी, क्योंकि विंध्य पर्वत में लाइमस्टोन पाया जाता है और लाइमस्टोन सबसे महत्वपूर्ण घटक है सीमेंट उद्योग का। 100 किलो अगर सीमेंट बनाना है तो 160 किलो हमें चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखें तो अभी हम लोग ने देखा कि नर्मदा नदी बह रही है विंध्य पर्वत के नीचे से, लेकिन इसी नर्मदा नदी के नीचे भी एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी और इसका नाम है सतपुड़ा। तो ध्यान से अगर देखेंगे, 2-4 क्लास के बाद नदी टॉपिक पढ़ना है, तो सतपुड़ा के नीचे भी एक नदी है और इस नदी का नाम है तापी या ताप्ती। और यहीं पर एग्जाम का बड़ा फेवरेट प्रश्न आ गया कि सतपुड़ा जो पर्वत है यह किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में ताप्ती नदी है। तो यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया है एग्जाम का कि जो सतपुड़ा है यह किन 2 नदियों के बीच, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। अगर हम सतपुड़ा को पूरब में देखें तो पूरब में सतपुड़ा 2 छोटी छोटी पहाड़ियों में
विभाजित हो जाती है। पहली जो पहाड़ी है ये महादेव पहाड़ी है और दूसरी जो पहाड़ी है ये मैकाल पहाड़ी है। मैकाल से एग्जाम में एक और प्रश्न है कि मैकाल की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से एग्जाम में तो 3 पूछता है, लेकिन एक्चुअल में 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं। उत्तर की ओर सोन नदी निकलेगी और दक्षिण की ओर यही नर्मदा नदी निकलेगी, जो कि पश्चिम में जाएगी और अरब सागर में गिरेगी। तो यहां पर सतपुड़ा से ये सब प्रश्न है, महादेव, मैकाल और इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन नदी निकलती है, लेकिन महानदी की भी एक शाखा निकलती है। और एग्जाम में एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी का स्रोत अमरकंटक में नहीं है, तो इसमें ताप्ती नदी जोड़ देगा। और महानदी भी नहीं निकलती है, लेकिन महानदी उसके पास से निकलती है, तो ऐसे में ताप्ती काफी दूर से है, तो आंसर हो जाएगा कि ताप्ती अमरकंटक से नहीं निकलती है। अब अगर ध्यान से देखा जाए, ये फिर से यहां पर पर्वतों को अगर बनाएं, ये अरावली हो गई, बगल में मालवा पठार, इसके बगल में बुंदेलखंड, इसके बगल में विंध्य पर्वत, इसके नीचे सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे महाराष्ट्र में दक्कन का पठार पाया जाता है। दक्कन के पठार और मालवा पठार दोनों की उत्पत्ति बसाल्टिक लावा से हुई है। तो जितने प्रश्न आपके मालवा पठार से थे कि इनका निर्माण बसाल्टिक लावा से हुआ है, और इसीलिए बसाल्टिक है तो बहुत पतला है, तो दूर तक फैल गया। यहां पर भी काली मिट्टी पाई जाती है, और यहां पर भी काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। प्रायद्वीपीय पठार में अभी सेकंड पार्ट भी बाकी है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता तो मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। अभी छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और इसके अलावा कई और छोटे छोटे पठार पहाड़ियां हैं, ये सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और शेयर भी करना है, और शेयर इसको केवल स्टूडेंट्स में, जो आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं उनके साथ करना है, परिवार में नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी इसी तरह क्लास शुरू हो आप तक को पता चल जाए, तो बेल आइकन को भी, इस घंटा को भी दबा देना है और नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर देना है। तो अभी के लिए इतना ही। विनती करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी को जल्दी से आपके लक्ष्य में और आपकी परीक्षा में सफल करें, और यह बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इंपॉसिबल तो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। यू आर पॉसिबल, वी ऑल आर पॉसिबल। तो अभी के लिए इतना ही। रात में 10 बजे फिर मिलते हैं, क्योंकि वहां पर डेली क्लास चलती है और वहां पर ज्योग्राफी के एमसीक्यू की क्लास चल रही है। आज का टॉपिक याद रखना है, पर्वत है। पर्वत से जितने प्रश्न हो जाएंगे आप देखेंगे कि कोई भी एग्जाम होगा, मेरी एमसीक्यू से 80% प्रश्न इस क्लास से ही आते हैं, किसी भी एग्जाम में। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।